हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम मोनोहैलाइड में केमिकल रिएक्शंस और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग आ रहा है डाईहैलाइड्स। डाईहैलाइड्स हम दो टाइप की स्टडी करते हैं, विसिनल डाईहैलाइड और जेम डाईहैलाइड। इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, तो रिवीजन के हिसाब से थोड़ा स्पीड में देख लेते हैं। सबसे पहले यदि मैं स्टार्ट करूँ तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विसिनल डाईहैलाइड्स। विसिनल डाईहैलाइड का मतलब है 1,2 डाईहैलाइड। 1,2 डाईहैलाइड का मतलब हेलोजेंस एट एडजेसेंट पोजीशन 1 2 भी हो सकता है, 2 3 3 4 4 5 ऐसा रहेगा, बस एडजेसेंट पोजीशन पर होना चाहिए। अब जो विसिनल डाईहैलाइड्स होते हैं उनका कॉमन नेम किस तरीके से लिखा जाता है, तो कॉमन नेम हमने जब पढ़ा था तब हमने ये बोला था कॉमन नेम लिखने का एक तरीका होता है कि नेम ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल यूज्ड, नेम ऑफ द एल्कीन यूज्ड ये नाम लिखा जाएगा, प्लस इसमें ऐड किया जाता है नेम ऑफ द कैटेगरी। ये कॉमन नेम लिखने का तरीका था। अब एल्कीन का नाम किस तरीके से लिखा जाता था, एल्काइलिन। यहाँ पर जो ए एल के एल्क है ये वर्ड रूट है, मतलब इथ प्रोप ब्यूट पेंट हैग्स ऐसा। तो एल्कीन का नाम कैसा साउंड आएगा, इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, पेंटाइलिन। और कैटेगरी का नाम क्या है, दो हेलोजन है इसलिए क्या लिखना पड़ेगा हमें, डाईहैलाइड। अब चूंकि एल्कीन पर जब हेलोजन ऐड करेंगे तो अंडरस्टूड है कि दो हेलोजन ऐड होते हैं, इसलिए कई बार डाई लिखा हुआ हमें नहीं मिलता, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। एल्काइलिन हैलाइड भी यदि लिखा हुआ आ गया तो हम समझ जाएंगे विसिनल डाईहैलाइड का नेमिंग है ये। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर बात करें तो सबसे पहला प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स, एडिशन ऑफ हेलोजन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हमने पढ़ा था, इसमें कंप्लीट X2 मॉलिक्यूल का कोलिजन होता है, इसमें साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है और हेलोजन का जो एडिशन होता है वो एंटी एडिशन होता है, लेकिन जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, वो विसिनल डाईहैलाइड बनेगा। ठीक है ना। डिटेल में इस रिएक्शन को देखना हो तो एल्किन वाले टॉपिक से देख सकते हैं बिल्कुल। सेकेंड प्रिपरेशन लिख रहे हैं फ्रॉम डाइऑल्स। डाइऑल का मतलब दो OH रहेगा। हमने पिछले ही वीडियो में एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का प्रिपरेशन देखा था। हमें मालूम है कि कौन सा रिएजेंट यूज़ करना होता है यदि हमें OH को हटाकर X लगाना हो तो यदि हमें OH को हटाकर X लगाना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम HX यूज़ कर सकते हैं, हम SOCl2 यूज़ कर सकते हैं, हम PCl5 यूज़ कर सकते हैं, या तो हम PCl3 यूज़ कर सकते हैं। इन सब का काम क्या है, OH हटाकर हेलोजन लगाना। अब यदि रिएक्शन एक्सेसिव कराएंगे तो सारे OH हटाकर यदि हम सारे हेलोजन लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, विसिनल डाईहैलाइड बन जाएगा। ये विसिनल डाईहैलाइड का प्रिपरेशन हुआ। केमिकल रिएक्शंस में यदि बात करें तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल सी बात है। मोनोहैलाइड में एक हेलोजन होता है इसलिए एक न्यूक्लियोफाइल लेकर हम प्रोडक्ट बना लेते थे। यहाँ पर बस मुझे एक्सेसिव रिएक्शन कराना पड़ेगा। एक बार यदि मैं न्यूक्लियोफाइल यूज़ करूँगा, एक लिविंग ग्रुप हटाकर मैं न्यूक्लियोफाइल लगा दूंगा। एक बार और न्यूक्लियोफाइल मुझे यूज़ करना पड़ेगा तो दूसरा हेलोजन भी हटाकर हम क्या लगा सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल लगा सकते हैं और प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस तरीके से। मतलब सारे लिविंग ग्रुप हटाएंगे और न्यूक्लियोफाइल लगाएंगे तो इसका प्रोडक्ट बन जाता है। सेकेंड टाइप का डाईहैलाइड यदि हम लिखें तो सेकेंड टाइप का डाईहैलाइड है जेमिनल डाईहैलाइड्स। शॉर्ट में हम बोलते हैं जेम डाईहैलाइड्स, मतलब 1,1 डाईहैलाइड। 1,1 डाईहैलाइड बोलने का मतलब है कि दोनों हेलोजन एक ही कार्बन एटम पर रहेंगे। वो कार्बन सेकेंड नंबर का हो सकता है, थर्ड नंबर का हो सकता है, फोर्थ नंबर का हो सकता है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर 1 का ही कार्बन रहे। कॉमन नेम में कैसे लिखा जाता है नाम, एल्काइलिडीन डाईहैलाइड। डाई अंडरस्टूड होता है इसलिए एल्काइलिडीन हैलाइड लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर ये जो एल्क लिखते हैं बार बार, ये वर्ड रूट है, मतलब इथाइलिडीन डाईहैलाइड, प्रोपाइलिडीन, ब्यूटाइलिडीन, पेंटाइलिडीन, इस टाइप से साउंड आएगा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में बात करें तो ये सारे टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। एल्काइंस में एडिशन ऑफ HX, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, H+X- में डिसोसिएट होगा HX। सबसे पहले बनेगा विनाइल हैलाइड। एक कार्बन पर H को अटैच करना है, दूसरे कार्बन पर हेलोजन को अटैच करना है और इस तरीके से विनाइल हैलाइड बन जाएगा। अब यहाँ से जो सेकेंड स्टेप था ये GOC में बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जब H+ हम अटैक करेंगे तब हम हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन बनाते हैं। अब मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन कहाँ पर बनेगा, हेलोजन के एडजेसेंट कार्बन पे यहाँ पर प्लस लगाएंगे तो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। क्यों, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेशन में ये वाला कैटाइन हाईली स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस because it forms a resonating structure in which octet of all atoms is complete। और हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, हम इस वाले कार्बोकैटाइन से कंपेयर कर रहे हैं। यदि प्लस यहाँ पर आता तो कार्बोकैटाइन कैसा बनाते हैं, हम कार्बोकैटाइन ऐसा बनाते हैं, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होगा। और हमने H कहाँ पर अटैच किया, H हमने यहाँ पर अटैच किया, तो ये वाला चूँकि कंपेरेटिवली मोर स्टेबल है
इसलिए ये वाला कार्बोकैटाइन बनाएंगे, और जब X माइनस यहाँ पर अटैच होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा जेम डाइहैलाइड। ये GUC में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था। ये फर्स्ट प्रिपरेशन है। सेकेंड प्रिपरेशन की बात करें तो फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब मैंने जिस तरीके से लिखा है वहाँ पर अभी मैंने ग्रुप नहीं लिखे। एक H लिखूंगा तो वो एल्डिहाइड रहेगा, और एक भी H नहीं लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो कीटोन। PCl5 का काम क्या है, ऑक्सीजन के सारे बॉन्ड को मुझे हटाना है और वहाँ पर हैलोजन इंट्रोड्यूस करना है। तो यदि मैं ऐसा करूँगा तो ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड एक ही कार्बन पर हैं, इसका मतलब दोनों Cl एक ही कार्बन पर लगेंगे, और जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो जेम डाइहैलाइड बनेगा। क्लियर। नॉर्मल से प्रिपरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। केमिकल रिएक्शंस में यदि हम बात करें तो जिस तरीके से हमने विसिनल डाइहैलाइड में बात की उसी तरीके से हमें यहाँ पर बात करना पड़ेगा। वहाँ पर भी विसिनल डाइहैलाइड में 2 हैलोजन 2 लीविंग ग्रुप था, तो हमें न्यूक्लियोफाइल 2 बार लेकर आना पड़ा। जेम डाइहैलाइड में भी 2 लीविंग ग्रुप है, न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन 2 बार कराना पड़ेगा। तो एक बार न्यूक्लियोफाइल आया, एक लीविंग ग्रुप को हटाया, न्यूक्लियोफाइल को इंट्रोड्यूस किया। सेकेंड टाइम न्यूक्लियोफाइल आया, सेकेंड लिविंग ग्रुप को भी सब्सटीट्यूट कर दिया और ये प्रोडक्ट बना लिया। ऐसा रिएक्शंस में और प्रिपरेशन में को बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कोई रिएक्शन नहीं है। डाइहैलाइड पढ़ने का एक्चुअल पर्पस होता है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बात करते हैं। जब हमने बोला कि जेम डाइहैलाइड में हम क्या करेंगे, हम न्यूक्लियोफाइल लेकर आएंगे और न्यूक्लियोफाइल से एक एक करके हम लीविंग ग्रुप को हटा देंगे। तो मोनोहैलाइड जब हमने स्टडी किया था तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन वाज क्या, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब था कि हम हैलोजन को OH से सब्स्टिट्यूट कराएंगे। अब यदि मैं जेम डाइहैलाइड में OH माइनस का रिएक्शन कराऊंगा तो प्रोडक्ट बनेगा ये, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं 1,1 डाइऑल। और नई बात ये है कि ये प्रोडक्ट नहीं बनता, क्यों, क्योंकि 1,1 डाइऑल होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल होने का रीज़न, स्पेस में OH नज़दीक होने के कारण इनमें होता है रिपल्शन, और रिपल्शन होने के कारण इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। और यदि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो जो मुझे प्रोडक्ट में लिख कर आना पड़ेगा वो क्या, कार्बोनाइल कंपाउंड लिख कर आना पड़ेगा। तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड का प्रिपरेशन भी ऐसा, हम H2 निकाल देंगे और क्या बन जाएगा, एक कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर है ये बात। तो इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि हम ये ध्यान रखेंगे कि हम प्रोडक्ट में 1,1 डाइऑल बनाकर नहीं आएंगे। ये बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, हमने तो बोला 1,1 डाइऑल अनस्टेबल होता है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये कि कुछ 1,1 डाइऑल स्टेबल भी होते हैं, और हमें वही पढ़ना है और यही एग्जाम्स में आते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो 1,1 डाइऑल जो हम स्टेबल पढ़ने वाले हैं वो ये क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल होता है CCl3CHO, उसमें वाटर ऐड करते हैं तो बनता है क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है ना, क्लोरल हाइड्रेट ये है, और ये हम क्या बोल रहे हैं, ये स्टेबल 1,1 डाइऑल है। और रीज़न क्या है, जब हम यहाँ पर स्ट्रक्चर एनालिसिस देखें तो हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस चार्ज है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अपोजिट चार्जेस का अट्रैक्शन जो है OH को स्पेस में अपोजिट साइड पुल करेगा, और अपोजिट साइड पुल करने के कारण OH के बीच का डिस्टेंस होगा कम, उनके बीच में रिपल्शन होगा कम, इसलिए क्लोरल हाइड्रेट स्टेबल 1,1 डाइऑल है। और यही एक अकेला एग्जाम्पल है जो हमें याद रखना चाहिए, जो एग्जाम्स में आता है। अब यदि अपोजिट साइड में अट्रैक्शन स्टेबल होने का कॉज है तो हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे क्लोरीन ने अट्रैक्ट किया तो फ्लोरीन भी अट्रैक्ट कर ही लेगा। तो OH को यदि अपोजिट साइड पुल किया जाए तो ये भी कैसा बनेगा, ये भी स्टेबल 1,1 डाइऑल बनेगा। क्लियर ये बात। तो यदि OH के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो हम ये समझ जाएंगे कि वो कैसा है, वो स्टेबल 1,1 डाइऑल है। ठीक है ना। अब यदि हम थोड़ा और एक्स्ट्रा एक लेवल और अब चल के बात करें तो जरा इन एग्जाम्पल्स में बात करते हैं। मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, कार्बोनाइल कंपाउंड पे यदि मैं वाटर का एडिशन कराता हूँ तब वाटर एडिशन में क्या है, यहाँ पर डेल्टा प्लस और यहाँ पर डेल्टा माइनस, ऑक्सीजन पर लगेगा H और कार्बन पर लगेगा OH, तो जो बनेगा वो बनेगा 1,1 डाइऑल। अब जरा इस रिएक्शन पे गौर करना, यदि 1,1 डाइऑल स्टेबल हुआ तो रिएक्शन राइट साइड में पूरा मूव करेगा और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा 1,1 डाइऑल। लेकिन यदि 1,1 डाइऑल अनस्टेबल हुआ तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट मुझे क्या बनाना पड़ेगा, कार्बोनाइल कंपाउंड बनाना पड़ेगा। अब यदि मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल इज फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पर यदि मैंने वाटर का एडिशन किया, यदि मैंने यहाँ पर वाटर का एडिशन किया तो जो 1,1 डाइऑल बनेगा वो ऐसा। अब OH का रिपल्शन
इस OH मार्क कर देता हूँ और इस OH के बीच में होगा रिपल्शन। अब जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो स्पेस में दूर जाएंगे। अब स्पेस में दूर जाने पर यहाँ का प्लस पॉइंट ये कि ये जो H है ना, ये नज़दीक आ सकते हैं। इन OH के रिपल्शन के कारण ये H और H नज़दीक आएंगे, और चूंकि H का साइज़ छोटा है ये आपस में ज़्यादा नज़दीक आ सकते हैं। ज़्यादा नज़दीक आ सकते हैं मतलब OH डिस्टेंस में ज़्यादा रहेगा, मतलब स्पेस में OH के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब यहाँ का 1,1 डायोल स्टेबल रहेगा। इसका मतलब ये रिएक्शन राइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा चलेगा, रिवर्स रिएक्शन में आएगा बहुत कम। एग्जैक्ट यदि मैं प्रैक्टिकल वैल्यूज़ बोलूँ तो ये होता है केवल 0.1% और ये होता है 99.9% अमाउंट मिलता है इसका। हालांकि हमें परसेंटेज अमाउंट याद नहीं करना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो एक्चुअल लॉजिक क्या रहा कि यदि OH के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो स्टेबल 1,1 डायोल रहेगा। सेकेंड एग्जाम्पल पे गौर करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज एसिटल्डिहाइड। यदि मैंने यहाँ पर वाटर ऐड किया, अब OH के बीच में रिपल्शन होगा, OH के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। अब लेकिन बात यह है कि यहाँ पर एक बल्की ग्रुप आया, मतलब H से बड़ा साइज आया। अब ये दोनों जिनको मैंने ब्लू कलर से मार्क कर रखा है ये उतना ज़्यादा नज़दीक नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिर भी यदि एग्जैक्ट वैल्यू बोलूँ ना तो ये बनता है 48% और ये जो 1,1 डायोल है वो बनता है 52%। इसका मतलब लगभग बराबर ही है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा बड़ा एरो बना देते हैं, इधर पे थोड़ा छोटा, लगभग बराबर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एसीटोन। एसीटोन में यदि मैं वाटर ऐड करूँगा तो यहाँ जो बनेगा 1,1 डायोल ऐसा। अब OH के बीच का रिपल्शन एक दूसरे को स्पेस में दूर लेकर जाएगा, लेकिन यहाँ पर बात बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर दोनों ग्रुप्स जो हैं वो बल्कि हैं, H से साइज में बड़े हैं। मतलब ये दोनों जब आपस में नज़दीक आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब OH को स्पेस में दूर जाने ही नहीं देंगे। और इस कारण से यहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट यदि मैं लिखूँ तो ये मिलता है केवल 0.2% और ये मिलता है 99.8% मिलता है। इसका मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम और रिवर्स डायरेक्शन में ज़्यादा चलेगा। हालांकि ये थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, नॉर्मल ऑब्जेक्टिव लेवल पे ये इन्फॉर्मेशन इतना यूज़ नहीं होता, लेकिन एक स्टेप यदि थोड़े अच्छे क्वेश्चन करने हैं तो ये इन्फॉर्मेशन हमें याद रखना पड़ेगा। ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ याद नहीं करना होता, लेकिन फिर भी ये वैल्यूज़ लिखने के बाद ही हम समझ पा रहे हैं कि ग्रुप का साइज़ छोटा रहेगा तो नज़दीक आ सकते हैं, ग्रुप का साइज़ बड़ा रहेगा तो नज़दीक आने पर वहाँ पर रिपल्शन रहेगा ज़्यादा। स्टेबिलिटी देखने के और भी कई सारे तरीके हैं। जैसे इस एग्जांपल में बात करें, यहाँ पर यदि मैं वाटर एडिशन करूँगा तो वाटर ऐड करने पे जो 1,1 डायोल बनेगा 1,1 डायोल बनेगा ऐसा। अब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब स्टेबिलिटी कैसे स्टडी किया जाता है, तो स्टेबिलिटी इस तरीके से इस कार्बन को हमें स्टडी करना पड़ेगा। इस वाले कार्बन के लिए यदि मैं बात करूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 बिकॉज ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अब sp3 का मतलब स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल इज 109.5 और अभी कितना है, ट्राइंगल है, इसका मतलब अभी 60 है ना, अभी 60। इसका मतलब डेविएशन इज कितना, डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड एंगल इज कितना हुआ 109.5 माइनस 60 कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आएगा 49.5 आएगा, ये डेविएशन आया, ठीक है ना। अब यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर इस वाले कार्बन पे एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और यहाँ का जो स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल है, स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल जो है वो कितना होता है 120 और अभी एक्चुअल कितना है, एक्चुअल है 60। इसका मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू से डेविएशन कितना हुआ, यहाँ पर डेविएशन हुआ 60। इसका मतलब यहाँ पर हुआ मोर डेविएशन और बॉन्ड एंगल में डेविएशन के कारण क्या आता है, मोर एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन ये हमने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में पढ़ा था, इसको हम एंगल स्ट्रेन को क्या लिखते हैं ये, और मोर एंगल स्ट्रेन का मतलब मोर अनस्टेबल, मोर अनस्टेबल। इसका मतलब यहाँ पर ये कंपैरेटिवली हो जाएगा मोर स्टेबल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेस एंगल स्ट्रेन रहेगा। इसका मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा, रिवर्स डायरेक्शन में कम आएगा। तो स्टेबिलिटी देखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बस इम्पॉर्टेंट ये है कि यदि 1,1 डायोल स्टेबल हुआ तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा और यदि 1,1 डायोल अनस्टेबल हुआ तो रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन आ जाएगा।
क्लियर है? ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें कब 1,1 डायोल आंसर में लिखना है, कब 1,1 डायोल को आंसर में नहीं लिखना। तो यदि 1,1 डायोल स्टेबल बनेगा तो लिखना, अनस्टेबल रहेगा तो हमें कार्बोनाइल वापस से बनाना पड़ेगा। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में बहुत यूज होना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आए तो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स। हालांकि ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का थ्योरी है, लेकिन पूरे सिलेबस में यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पर बताना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में तो यहीं से यूज़ होगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड मैं मैकेनिज्म से बताऊँ उससे पहले मैं डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ। देखो, लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, मुझे बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हमेशा पूरी तरीके से ब्रेक करना है। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हमेशा पूरी तरीके से ब्रेक करूँगा, पूरी तरीके से ब्रेक करूँगा, पूरी तरीके से ब्रेक करूँगा। फिर मुझे क्या करना है, मिनिमम HOH यूज़ करना है। कितना HOH यूज़ करना है, मिनिमम HOH यूज़ करना। और क्या करना है, मिनिमम HOH यूज़ करके नाइट्रोजन के बॉन्ड 3 करने हैं मुझे। हाइड्रोजन से करना पड़ेगा, डेल्टा माइनस से डेल्टा प्लस अटैच होता है, तो मिनिमम HOH यूज़ करूँगा तो यहाँ पे कैसा बनेगा, HOH ऐसा लिखना पड़ेगा। और यदि मैं ऐसा लिखूँगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 से क्या अटैच होगा, OH, और नाइट्रोजन से क्या अटैच होगा, H, तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा, और हमें मैकेनिज्म लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। हमने क्या बोला, मिनिमम HOH यूज़ करना है और हाइड्रोजन से नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो यहाँ पर यदि मिनिमम HOH यूज़ करने हैं तो मैंने ऐसा लिख लूँगा, और यदि मैं ऐसा लिखूँगा तो देखो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हो जाएंगे। अब लेकिन जब यहाँ पर मैं प्रोडक्ट बनाऊँगा तो यहाँ का जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड O, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। आगे जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमने बेंजीन टॉल्यूइन वाले टॉपिक में इंपॉर्टेंट पढ़ा भी था, गाटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन में इसको यूज़ भी किया था हमने। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड्स। क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा तुम्हें मिलने वाला है ये। क्या करना है, मिनिमम HOH यूज़ करना है। तो मिनिमम HOH यूज़ करना है तो एक HOH ऐसा यूज़ करूँगा, लेकिन अभी भी 2 ही बॉन्ड हो रहे हैं नाइट्रोजन के, तो एक HOH और मुझे यूज़ करना पड़ेगा ऐसा। और यदि मैं ऐसा करूँगा तो जो बनेगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH, मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमें याद रखना चाहिए कि साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर से एक बार सुनते हैं, आइसोसाइनाइड के हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा, मिनिमम HOH यूज़ करना है, तो मिनिमम HOH में मैंने यूज़ कर लिया ऐसा, और ऐसा करने पर नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड तो पूरे हो गए। यहाँ पर देखो NH2 तो बन गया। अब लेकिन इतना करने पर कार्बन को तो केवल ऑक्सीजन मिला है ना ऐसा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्बन की वैलेंसी भी तो पूरी करनी है। तो फिर मैं क्या करूँगा, एक HOH केवल कार्बन के लिए लूँगा ऐसे, और यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक OH बन जाएगा ऐसा। मतलब यहाँ पे बनने वाला जो प्रोडक्ट बनेगा ये है प्राइमरी एमीन, ये प्राइमरी एमीन का प्रिपरेशन बनेगा और फॉर्मिक एसिड बनेगा साथ में। ठीक है ना, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पर यदि एक याद करना चाहते हो तो साइनाइड याद करो। साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है ना। अब लेकिन यदि आप मैकेनिज्म बेस्ड आना चाहते हो तो वैसे ये नाइट्रोजन कंटेनिंग का है, फिर भी एक बार मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ। साइनाइड का स्ट्रक्चर एनालिसिस देखें तो यहाँ डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, एडिशन ऑफ यदि मैं वाटर करूँगा तो वाटर का प्लस है H और माइनस क्या है, माइनस है OH। तो कार्बन पर अटैच होगा क्या, OH, और नाइट्रोजन पर अटैच होगा क्या, H, तो ये बनेगा ऐसा। और डबल बॉन्ड पर OH, इसका मतलब ये इनॉल टाइप है, और इनॉल टाइप क्या होता है, टॉटोमराइज। टॉटोमराइज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड NH बनेगा ऐसा, ऐसा बन जाएगा एमाइड। अब ये एसिड डेरिवेटिव हो गया, एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलाइसिस। ये मैकेनिज्म कौन सा, एसाइल सब्स्टिट्यूशन है, ये एसाइल सब्स्टिट्यूशन है। और यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, RCOH बनेगा और साथ में बनेगा NH3। जब हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से स्टडी करेंगे तब मैं ये डिटेल में लिख के बता दूंगा, लेकिन एक आइडिया देने के लिए ज़रूरी था बताना। एडवाइजेबल क्या है, याद क्या रखना चाहिए, याद रखना चाहिए ये, कहीं पर लिख लेना। क्या करना है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड पूरी तरीके से ब्रेक करना है, मिनिमम HOH यूज़ करना है, और हाइड्रोजन से नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे करने हैं, प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़ होना है ये। ठीक, तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था।
ठीक, याद रखना क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आए, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस हैं। तो अभी अभी हमने बोला कि साइनाइड का जो हाइड्रोलाइसिस है वो क्या करेगा, वो एसिड बनाता है। तो एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन है कि जो 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं दे आर हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल का मतलब थोड़ा भी यदि हम उनको हीट करेंगे तो उनमें से CO2 निकल जाता है, किसी एक CO2 को निकाल देते हैं और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन करते टाइम कि यदि आंसर में 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है और हीट यदि लिखा हुआ है तो हमें आंसर में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिख कर आना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन है, याद ही रखना पड़ता है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है अबाउट 1,2 डाई आयोडो कंपाउंड्स, मतलब आयोडीन एडजेसेंट पोजीशन पर भी यदि रहेगा तो ड्यू टू बिगर साइज ऑफ आयोडीन अनस्टेबल, और यदि अनस्टेबल है तो इसमें तुरंत I2 निकल जाएगा, और यदि I2 निकल गया ना तो यहाँ का जो प्रोडक्ट लिख कर आना पड़ेगा वो क्या लिख कर आना पड़ेगा, वो एल्कीन हमें लिख कर आना पड़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन से हमें याद रखना पड़ेगा, पूरे सिलेबस में यूज़ करना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं तो एक बार मैं क्वेश्चन ट्राई करके बताता हूँ। क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन कैसे यूज़ होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्वेश्चन का सीक्वेंस हम और बड़ा भी कर सकते हैं। हम एल्कीन से पहले एल्कीन से स्टार्ट करें, हेलोजिनेशन करके एल्काइल हैलाइड बनाएं, फिर एलिमिनेशन करें, एल्कीन बनाएं और फिर रिएक्शन को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले हेलोजिनेशन हुआ तो ए जो बनेगा वो क्या बनेगा, विसिनल डाइहैलाइड। स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है तो मैं डायरेक्ट Cl लिख दे रहा हूँ, हालांकि एंटी एडिशन होता है। अब यहाँ पर KCN का रिएक्शन है तो मुझे मालूम है सब्स्टिट्यूशन है, और सब्स्टिट्यूशन है इसका मतलब Cl की जगह क्या आ जाएगा, Cl की जगह आ जाएगा Cn, आ गया Cn। अब Cn का रिएक्शन यदि वाटर से कराएंगे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस क्या बनाता है, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और यदि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूंगा तो आंसर क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा ये आंसर, ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे। क्लियर है ना। अब लेकिन यदि यही क्वेश्चन मैं इस तरीके से फ्रेम ना करूं, इस क्वेश्चन को मैं जेम डाइहैलाइड के लिए फ्रेम करता हूं कि जैसे मैंने एल्काइन से स्टार्ट किया ये, और मैंने यहाँ पर 2 बार HCl का एडिशन कराया, तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा जेम डाइहैलाइड। ये जेम डाइहैलाइड का प्रिपरेशन था। अब यदि मैं सिमिलर रिएक्शन यहाँ पर लिखूँ 2KCN, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर Cn यहाँ पर आ जाएंगे 2। अब यदि मैं हाइड्रोलाइसिस करूँगा, तब हाइड्रोलाइसिस करूँगा तो यहाँ पर Cn की जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोलाइसिस से एसिड। अब यदि आंसर यदि मैं ये लिख कर आया तो आंसर हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि ये 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, हीट करने पे CO2 निकल जाएगा, और CO2 निकलने के कारण जो प्रोडक्ट हमें लिख कर आना पड़ेगा वो क्या लिख कर आना पड़ेगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिख कर आना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। जेम डाइहैलाइड में इंपॉर्टेंट है ये, विसिनल डाइहैलाइड में तो 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना ही नहीं था, तो उसमें आंसर अलग है, जेम डाइहैलाइड में आंसर अलग है। और यदि आयोडीन वाले एग्जाम्पल को यूज़ करके बताऊं, हालांकि एल्कोहल वाले टॉपिक में रिएक्शन आएगा ये, लेकिन हम पढ़ चुके हैं PI3 क्या करता है, OH को हटाकर आयोडीन इंट्रोड्यूस करेगा ऐसा, और यदि हम आंसर ये लिख कर आए तो आंसर हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि यह है अनस्टेबल। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर I2 निकल जाएगा, और यदि I2 निकल गया तो इसका जो आंसर मुझे लिख कर आना पड़ेगा वो आंसर मुझे क्या लिख कर आना पड़ेगा, एलाइल आयोडाइड आंसर में लिख कर आना पड़ेगा। क्या है ये, एलाइल आयोडाइड। तो जब तक हमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रहेंगे तब तक हम आंसर गलत नहीं करेंगे, लेकिन यदि हम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भूल जाएंगे तो इन क्वेश्चंस के आंसर गलत हो जाते हैं। और मैं क्लियरली बोल दूं, ये डाइहैलाइड में यूज़ होंगे केवल, मैं ये बोलकर बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, ये अब आगे आने वाले लगभग हर चैप्टर में हर टॉपिक में यूज़ होंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इनको ज़रूर एक बार कहीं पर लिख कर बार बार पढ़ना, ठीक है ना। थैंक यू।